अब देखो भाई, हमने पिछली क्लास तक क्या पढ़ा था कि हमारे पास क्या कहते हैं, एक अनस्टेबल सैंपल है, वो इंस्टेंटेनियसली डीके करके क्या करना चाहेगा, स्टेबल सैंपल की तरफ जाना चाहेगा। सीधे हमने यही पढ़ा था कि ए से बी बना एंड बी इज व्हाट, स्टेबल प्रोडक्ट, और ए क्या था, अनस्टेबल था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, मतलब जब डीके होता है तो कई तरीके से होता है। पहला डीके हम पढ़ रहे हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। मैंने शुरू से स्टार्ट किया, ध्यान सुन लेना भी। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, हमारे पास एक सैंपल है जे, वो कन्वर्ट हुआ के में, के खुद अनस्टेबल है, तो के किस में कन्वर्ट हुआ, एल में, एल भी अनस्टेबल है, तो एल किस में फर्दर आगे, जिसमें भी जाना चाहे। अब जे अगर के में डीके हो रहा है तो इसका कुछ डीके कांस्टेंट होगा, लेट इट बी लैम्डा 1। के जब एल में डीके हो रहा है तो इसका कुछ डीके कांस्टेंट होगा, लेट इट बी व्हाट, लैम्डा 2। एल फर्दर डीके हो रहा है तो इसका डीके कांस्टेंट कितना, लैम्डा 3। मैंने क्या कहा, ये जो के वाला सैंपल है ये किस में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। कौन सा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, के वाला। यानी कि के बनने का रेट और के बनने का, सॉरी, टूटने का रेट क्या है, सेम है। इसी को हम क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो मान लेते हैं किसी समय पे इसके सैंपल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस n1 है, इसके कितने हैं, n2, इसके कितने, n3। तो मैं क्या कह रहा हूं, के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ के इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ के। ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ के किसके बराबर होगा, ये खुद किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डीके ऑफ जे के बराबर होगा या नहीं होगा, पहले बताओ मुझे, हाँ या ना। तो बस बात खत्म। रेट ऑफ डीके ऑफ जे, रेट ऑफ डीके ऑफ जे क्या होगा, लेमडा 1 n1, और रेट ऑफ डीके ऑफ के क्या होगा, लेमडा 2 n2। तो यहां पर आ गया लेमडा 1 n1 इज इक्वल टू व्हाट, लेमडा 2 n2। ठीक है, इतनी बात। इस तरीके से ये वाले सवाल होंगे। नोट कर लिया सबने, मुझे चैट बॉक्स में जल्दी नोट करो। कर लिया, अगला देखो। अगला देखो भाई, लिखो साइमल्टेनियस डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल अब साइमल्टेनियस डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल की कहानी क्या है। मान लो आप लोग क्लास में बैठे हो, ठीक है, 100 लोग हैं मान लो क्लास में, और मान लो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जब आप एग्जाम दोगे तो कुछ लोगों का एडमिशन दिल्ली हो जाएगा जिनके नंबर ज्यादा आएंगे, कुछ का एडमिशन डीके तो कर ही रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। कुछ का एडमिशन क्या हो गया, हरियाणा में हो गया मान लो, कुछ का ऑल इंडिया कोटे से हो गया, और कुछ का कहीं नहीं हुआ। तो अब डीके तो सारे ही किए, ठीक है, इतनी बात, सबने एग्जाम दिया। तो ये एक पर्टिकुलर टाइप का डीके हो गया, ये दूसरे टाइप का हो गया, उसी सैंपल का, सेम सैंपल डीकेज डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ठीक है, इतनी बात। मतलब दिल्ली में हो गया, हरियाणा में हो गया, ऑल इंडिया कोटे में, और कुछ यहीं रह गए बेचारे, कुछ ना हुआ। तो अब सेम इशू किसके साथ आता है, नॉन मेड के साथ भी आएगा। कुछ आईआईटी गए, ठीक है, कुछ एनआईटी गए, कुछ दयाल सिंह गए, ठीक है, सारी चीजें होंगी। तो अब तो साइमल्टेनियस डीके मोड ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल, मतलब अगर मेरे पास कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है अनस्टेबल वाला, ठीक है, इतनी बात, तो उसमें अल्फा डीके भी हो सकता है, बीटा डीके भी हो सकता है, गामा डीके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको मैं साइमल्टेनियस कह रहा हूं कि एक ही सैंपल एक ही तरीके से डीके नहीं कर रहा है, मल्टीपल तरीके से डीके कर रहा है, उसको हम साइमल्टेनियस मोड ऑफ, साइमल्टेनियस डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल कह रहे हैं। अब आप एक काम करो, मान लो हमारे पास सैंपल एक्स है,
ये डी के होके y बना और डी के कॉन्स्टेंट कितना λ1, सैंपल x z में कन्वर्ट हुआ, डी के कॉन्स्टेंट कितना λ2, w में कन्वर्ट हुआ, डी के कॉन्स्टेंट कितना λ3, ऐसे कुछ है। अब आप एक चीज देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये इस इंस्टेंट पे मान लो n नॉट था, ये n था, कितना था n, इस मोमेंट पे कितना था n। तो अब एक बात बताओ, रेट ऑफ डीके ऑफ दिस, इसका रेट ऑफ डीके कितना हो जाएगा λ1 n, हाँ या ना। तो रेट ऑफ डीके मतलब dn बाय dt, कौन सा वाला, y वाला, किसके लिए बात हुई है, y वाले के लिए बात हुई, इज इक्वल टू व्हाट, λ1 n माइनस dn z अपॉन dt इज इक्वल टू λ2 इंटू n एंड सो ऑन, जितने भी थे। ठीक है, अगर मैं टोटल देखूं कितने डीके हो गए, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबका डीके आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। सब भाई 10 ये हुए, 10 ये हुए, 10 ये हुए, ऐसे ऐसे सबको सम करूंगा तभी तो मुझे टोटल डीके मिलेगा। तो क्या कहानी आ गई, माइनस डी एन बाई डी टी, अगर मैं टोटल डीके देखूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस डी एन वन बाई डी टी माइनस डी एन टू बाई डी टी, सॉरी डी एन वन नहीं, डी एन वाई बाई डी टी, डी एन जेड बाई डी टी माइनस डी एन डब्ल्यू बाई डी टी एंड सो ऑन। ये कौन है, बंद करियो लड़की जरा। ये आ गया, ये हमारा टोटल डीके है और ये इंडिविजुअल डीकेस हैं। ठीक है, इतनी बात। अगर मैं टोटल डीके को देखूं और मैं कह दूं लेमडा इक्विवेलेंट कितना है, लेमडा इक्विवेलेंट इनटू एन हो गया कि नहीं हो गया, एंड दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, लेमडा 1 एन प्लस लेमडा 2 एन, सॉरी लेमडा 2 एन एंड डैश डैश, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो एन से कट जाएगा एन सारा का सारा। तो क्या आ गया हमारे पास, जरा देखो एक मिनट, लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 एंड डैश डैश डैश, ये आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इस पे भी आईआईटी में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैंने तो आपको प्रूव भी करा दिया कि लेमडा इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, सबके लेमडा का इंडिविजुअल का सम आएगा। क्लियर है इतनी बात। एक और चीज भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी डीके की, ठीक है, किसकी कितनी है, ठीक है, तो एक बात बताओ, वाई वाला डीके हुआ कितना, लेमडा 1 एन, और टोटल डीके कितना था, लेमडा इक्विवेलेंट इनटू एन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके इज व्हाट, लेमडा 1 अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट, किसकी, वाई वाले की। दूसरे वाले की कितनी, लेमडा 2 अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट, हाँ या ना। ठीक है, तो चलो पहले से नोट करो फिर आगे बात करते हैं। हो गया। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी डीके की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नहीं, एक्स नहीं, वाई था ना, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितना आया, लेमडा 1 अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज व्हाट, लेमडा 2 अपॉन एंड सो ऑन, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात, कोई इशू है इसमें, किसी को दिक्कत नहीं। तो ये वाला हो गया। तीसरा हमारे पास देखो भाई, बढ़े अगला देखें। अब लिखो जरा, accumulation of radioactive material। अब इसको देखना भाई, ये सिर्फ नॉन मेड में आएगा, मेडिकल में कतई नहीं आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात। अब accumulation of radioactive material, मान लो हमारे पास A1 एक अनस्टेबल सैंपल है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, A2 में, A2 भी अनस्टेबल है, वो किस में गया, A3 में, A3 फर्दर अनस्टेबल है, वो A4 में एंड सो ऑन, लास्ट में कहीं स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब जरा देखो, पहला डीके कांस्टेंट कितना, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3, ऐसा कुछ है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात। अब लिखो जरा,
टाइम 0 पे ये n नॉट था, बाकी सब क्या थे 0 0। यस और नो, यही रहा होगा। ठीक है, अब अपने पास क्या है, टाइम t पे ये कितना हो जाएगा, ये n1 हो गया, ये n2 हो गया और ये n3 हो गया। मान लो n1 आपको पता है कितना होता है, याद है, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा 1 t, हाँ या ना। लेकिन अगर n3 ना होता तो n2 भी लिख लेता मैं, कितना n नॉट माइनस दिस, हाँ या ना। लेकिन ये फर्दर डीके कर गया था, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली नहीं लिख पाऊंगा। हाँ, लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि इसके बनने का रेट माइनस इसके बिगड़ने का रेट इज व्हाट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस। भाई एक बात बताओ, रेट ऑफ फॉर्मेशन या डीके, रेट ऑफ फॉर्मेशन, एक्यूमुलेशन वर्ड यूज करा ना, मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या कर रही है, बढ़ रही है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू, या रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। किस रेट से एक्यूमुलेट कर रहा है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2 इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 माइनस रेट ऑफ डीके ऑफ A2। यही कहोगे कि नहीं कहोगे, हाँ या ना। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 इज व्हाट रेट ऑफ डीके ऑफ A1, और जिस रेट से A1 डीके कर रहा है उसी तरीके से A2 क्या होगा, फॉर्म होगा। ठीक है, तो जरा देखो एक मिनट क्या कहानी बन रही है हमारे पास। रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ A2 को मैं लिख सकता हूं dN2 अपॉन dt, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इज इक्वल टू रेट ऑफ डीके ऑफ व्हाट A1 माइनस रेट ऑफ डीके ऑफ A2। मैथ्स वाला कोई बैठा क्लास में इस वक्त, अच्छा ठीक है, और कोई नहीं मैथ्स वाला, अकेला है, चलो। अब देखो भाई, अब आप एक चीज देखो, dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू लेमडा 1 n1, ये आ गया जिससे बना रहे थे, और बिगड़ किससे रहा था, लेमडा 2 n2 से, हाँ या ना। अब आप एक काम करो, देखो एक मिनट, इसी को आप क्या लिख सकते हो, dN2 अपॉन dt प्लस लेमडा 2 इंटू n2 इज इक्वल टू लेमडा 1 n1 आपको पता है बेटा कितना है, n नॉट e की पावर माइनस लेमडा 1 इंटू टी। देख जरा कुछ दिखाए, पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली, इधर बैठ जा, नहीं तो कहाँ वहां से क्या दिखेगा। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर इंटीग्रल वाली, dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ y और इधर क्या फंक्शन ऑफ x, ठीक है इतनी बात। तो अब इसको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है, इन्हें पता है, e की पावर माइनस पी डी एक्स से क्या करना, मल्टीप्लाई करना पूरे फंक्शन को, ठीक है इतनी बात, दोनों तरफ। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, तो मैं तो डायरेक्टली लिखाऊंगा, ठीक है इतनी बात ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा कुछ ना कुछ। भाई देखो, एन नॉट पता है, लेमडा 1 पता है, टी पता है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, n2 निकालना है, ठीक है इतनी बात। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी n2 और t में, तो n2 एज अ फंक्शन ऑफ क्या बताना है, t, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं बेटा, कितना आएगा रिजल्ट, n2 इज इक्वल टू लेमडा 1 n नॉट अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 e की पावर माइनस लेमडा 2 t माइनस e की पावर माइनस लेमडा 1 t, ये आ गया सॉल्व करने के बाद, ठीक है इतनी बात, ये आ गया। इसमें और भी हो सकता है भाई, देखो एक मिनट, और भी बहुत बढ़िया चीजें हो सकती है, रुको एक मिनट लिखना नहीं,
वो ये भी कह सकता था कि इसका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन बताओ, ठीक है इतनी बात। तब क्या बनता, अगर इसका रेट ऑफ एक्यूमुलेशन बनाते तो हम लिखते dn3 अपॉन dt विल बी इक्वल टू λ3 n3, और यहां पर आता λ2 n2 आता। n2 कौन सा आता, देखो भाई जो मैथ्स वाले उन्हें समझ में आ रहा होगा, n2 ये वाला रखता मैं, हाँ या ना, तो और बड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है और खराब सा, ठीक है इतनी बात। तो मैथ्स में तो आगे भी जा सकता है, सक्सेसिव कहेगा nth वाले एटम, सॉरी nth वाले न्यूक्लियस की कहानी बता दो, तो कुछ सीक्वेंस ही बनती है यहाँ पर बड़ी सी, ठीक है, तो उससे मतलब हमें है नहीं, नोट करो इस बकवास को। अब हम जरा सवाल कर लें 2-3 इस पे जो हमने अभी पढ़ा है, अब ठीक है। हो गया, अब जरा क्वेश्चन देखो भाई, लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो भाई। क्वेश्चन क्या हमारे पास, लिखो फॉस्फोरस 32 सैंपल, phosphorus 32 sample with half life 14.3 days, 14.3 days, ठीक है, is produced in reactor, is produced in reactor at constant rate, at constant rate Q is equal to 2.7 into 10 की पावर 9 पर सेकेंड। तो रिएक्टर के अंदर फॉस्फोरस 32 इस कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, और डीके भी हो रहा है, हाफ लाइफ दे रखी है उसकी, रेट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, रेट ऑफ डीके आपका, डीके कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, हाफ लाइफ दे रखी तो डीके कांस्टेंट भी पता है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड टाइम आफ्टर विच एक्टिविटी ऑफ फॉस्फोरस 32 बिकम्स 10 की पावर 9 डीपीएस। एक्टिविटी कितनी हो जाए, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 9 डीपीएस, उसने ही बोला भाई, ठीक है इतनी बात। अब आप एक चीज देखो, ये हमारे पास फॉस्फोरस 32 था, ये बन रहा था किस रेट से, क्यू से, और डीके कैसे कर रहा है, ऐसे आगे, लेमडा इसका डीके कांस्टेंट है मान लो। तो अब इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन dn बाई dt, सॉरी रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या हो गया, क्योंकि इनिशियली फॉस्फोरस क्या था, 0 था, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एक्टिविटी भी बढ़ेगी, क्योंकि एक्टिविटी क्या होता है, लेमडा इंटू एन होता है, ठीक है इतनी बात। तो अब रेट ऑफ एक्यूमुलेशन किसके बराबर, dn बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डीके, मान लो इस मोमेंट पे कितना था, n था, ठीक है इतनी बात। तो डीके का रेट क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एन, हो गया खेल खत्म। अब आप क्या करो देखो, dn अपॉन q माइनस लेमडा n इज इक्वल टू व्हाट, dt, इंटीग्रेशन, हाँ या ना। अब आप देखो टाइम 0 पे n क्या था, 0, किसी भी टाइम पे कितना n हो गया मान लो, ठीक है इतनी बात। तो कितना आ जाएगा यहाँ, माइनस 1 अपॉन लेमडा लॉग q माइनस लेमडा n अपॉन q, यही आएगा कि नहीं आएगा पहले बताओ मुझे, यही आने वाला इंटीग्रेट करके, ठीक है, इज इक्वल टू t, तो कितना आ गया बेटा, 1 माइनस लेमडा n अपॉन q इज इक्वल टू e की पावर माइनस लेमडा t, ये आ जाएगा, हाँ या ना। इसको इधर भेज दो, कितना आ गया, n इज इक्वल टू q बाय लेमडा 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा t। बेटा आपको लेमडा पता है क्योंकि आपको हाफ लाइफ पता है, हाफ लाइफ और लेमडा में रिलेशन होता है, हाँ या ना, टी हाफ इज इक्वल टू log 2 बाय लेमडा, ठीक है, तो वो तो आपको पता ही है, तो मतलब लेमडा आपको नोन है, ये ध्यान रखना, क्यू आपको नोन है। अब वो कह रहा है कि एक्टिविटी जब इतनी हो जाए उस समय उतना टाइम बता दो, वो टाइम, तो एक बात बताओ, इसको लेमडा इंटू एन करूं तो एक्टिविटी आता है कि नहीं आता है, तो ए किसके बराबर हो गया हमारा,
Q टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस लेमडा इंटू टी। अब आप ए की ये वाली वैल्यू डाल दो, Q की ये वाली वैल्यू डाल दो और लेमडा की वैल्यू हाफ लाइफ से निकाल दो, तो आपको टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? आ गया आंसर, नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, लिखो रेडियोएक्टिव सैंपल decays simultaneously रेडियोएक्टिव सैंपल decays simultaneously। देखो पिछला क्वेश्चन जो था वो नॉन मेड में आ सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नॉन मेड में तो आ चुका है, मेडिकल में जरूर आ सकता है, ठीक है, और आना चाहिए। मैंने क्या कहा, रेडियोएक्टिव सैंपल decays क्या कहते हैं, simultaneously by two modes, first having mean life 1620 years 1620 साल, और दूसरा सेकंड हैविंग मीन लाइफ 405 ईयर्स, ठीक है। फाइंड टाइम आफ्टर विच 3/4 ऑफ सैंपल इज डिकेड, 3/4 ऑफ सैंपल इज डिकेड, मतलब कितने समय बाद इस सैंपल का 3/4 सैंपल क्या कर गया, डीके कर गया, मतलब बचा कितना, 1/4 बचा, यानी कि 2 हाफ लाइफ के बराबर। पहले हाफ लाइफ में 1/2, अगले हाफ लाइफ में फर्दर 1/2। अब एक बात बताओ, ये मीन लाइफ है तो लेमडा 1, अच्छा टी मीन क्या होता है, 1/λ होता है शायद, पता है ना, तो लेमडा 1 इज 1/1620, लेमडा 2 इज 1/405। ये आ गया कि नहीं आ गया? अब मुझे पता है अगर मैं साइमल्टेनियस पढ़ रहा हूं तो लेमडा इफेक्टिव दोनों का क्या होता है, सम होता है, हमने प्रूव कर रखा था। तो लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, हाँ या ना? तो लेमडा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1620 प्लस 1/405। ये आया कि नहीं आया? जरा देखना कितना आया लेमडा इक्विवेलेंट। लेमडा इक्विवेलेंट आ गए, हाँ या ना? आगे लेमडा इक्विवेलेंट। अब लेमडा इक्विवेलेंट आ गया तो आपके पास टी हाफ आ जाएगा। टी हाफ क्या होता है, log 2 ln2 अपॉन लेमडा, है ना? तो टी हाफ क्या चीज, तो अब मैं लेमडा निकाल चुका हूं तो अब तो टी हाफ निकालूंगा ना, क्या दिक्कत है उसमें, कोई भी हो। तो टी हाफ कितना होता है, log 2 अपॉन लेमडा इक्विवेलेंट, यही आता है ना फॉर्मूला, ये ना टी हाफ का, log 2, तो हो गया भाई, टी हाफ इज इक्वल टू 324 log 2, हाँ या ना? अब जरा देखो भाई, अब वो कह रहा है कि कितना हो जाए, 1/4 हो जाए, बचा हुआ कितना रहे 1/4, तो कितना, ट्वाइस द टी हाफ। अरे एक टी हाफ में क्या होगा 1/2, अगले टी हाफ में क्या हो जाएगा फर्दर 1/2 का 1/2, तो कितना हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा 2 इंटू 324 log 2। जरा कैलकुलेट करना इसे, कितना आ रहा है 449 ईयर्स, ठीक है, इतनी बात आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन देखें, मतलब मैं तीनों पे एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आपको बुकलेट से देखने कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखो हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, नहीं हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम नहीं, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम, फाइंड हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम given that 3.32 into 10 की पावर -7 ग्राम
of radium is found per gram of uranium after very long time, ठीक है। यूरेनियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना 238, रेडियम का कितना 226, ठीक है, इतनी बात। और हाफ लाइफ ऑफ रेडियम टी हाफ किसका रेडियम का कितना दे रखा आपको 1600 ईयर्स। और एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही होता है कितना होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। आपको किसकी हाफ लाइफ बतानी है यूरेनियम की बतानी है। करना चाहोगे करो भाई। देखो उसने क्या कहा कि काफी लंबे समय बाद इतना रेडियम 1 ग्राम यूरेनियम में होता है। मतलब जिस समय पे हम इसको पढ़ रहे हैं इस समय पे रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम है किसके लिए रेडियम के लिए, हाँ या ना, कि रेडियम का बनने का रेट और उसके बिगड़ने का रेट क्या है सेम है, हाँ या ना, क्योंकि इतना ही मिल रहा है। अगर आप कोई भी 1 ग्राम यूरेनियम उठा रहे हो सैंपल में से तो उसमें इतना क्या मिल रहा है रेडियम मिल रहा है। मतलब रेडियम इज इन व्हाट इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बन रहा है तो उतना ही क्या कर जा रहा है बिगड़ जा रहा है जितना बन रहा है। ठीक है चलो करो जरा इसे। तो अब एक बात बताओ रेडियम को बना कौन रहा है यूरेनियम, और रेडियम बिगड़ किस वजह से रहा क्योंकि वो खुद अनस्टेबल है उसकी भी हाफ लाइफ है। तो रेडियम के बनने का रेट इज इक्वल टू रेडियम के बिगड़ने का रेट। तो रेडियम के बनने का रेट कौन डिसाइड करेगा लेमडा ऑफ यूरेनियम इंटू एन ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू लेमडा ऑफ रेडियम इंटू एन ऑफ रेडियम। ये कंडीशन लगेगी। अब सॉल्व कर लो जरा बताओ मुझे क्या आएगा। तो अगर कहीं भी कहे कि किसी सैंपल में ये चीज इतनी रहेगी अब हमेशा तो वो कौन सा सवाल हो गया इक्विलिब्रियम का सवाल हो गया। ठीक है इतनी बात। अब आपको हाफ लाइफ तो बतानी है किसकी यूरेनियम की बतानी है। तो हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज व्हाट log 2 अपॉन लेमडा, हाँ या ना। तो लेमडा को क्या लिख सकते हैं log 2 अपॉन टी हाफ। तो क्या हो गया log 2 इधर भी log 2 लिखोगे दोनों कट जाएंगे। तो n यूरेनियम अपॉन टी हाफ ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू n रेडियम अपॉन क्या कहते हैं टी हाफ ऑफ रेडियम दैट इज 1600। ये तो दे रखा है हमें, हाँ या ना। अब मुझे यूरेनियम और रेडियम को के नंबर ऑफ क्या कहते हैं न्यूक्लियस को इक्वेट मतलब लिखना है। यूरेनियम के न्यूक्लियस एक बात बताओ यूरेनियम कितना 1 ग्राम कितना 1 ग्राम है। तो 1 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 238 इंटू एवोगैड्रो नंबर Na, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। ठीक है और रेडियम के कितने हो गए 3.32 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Na अपॉन 226। ये दोनों वैल्यूज डाल दूं मैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो डाल देते हैं बेटा देखो जरा 1 मिनट। जैसे ही आप वैल्यू डालोगे ठीक है इतनी बात। जैसे ही आप वैल्यू डालते हो देखो 1 मिनट क्या आता है Na कट जाएगा। ठीक है इतनी बात कितना आ जाएगा 1 अपॉन क्या कह रही है क्या कह रही है लड़की जल्दी बता। एक सही तो है 1600 ही दिया था मैंने। अब इज इक्वल टू ये आ गया भाई। अब जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है जरा बताना मुझे कितना आ रहा है 4.7 इंटू 10 की पावर 9। देख क्या आ गया टी हाफ आ गया इसका 226 इंटू 1600 अपॉन 238 इंटू दिस। ठीक है मेरी किताब में तो आंसर ये दे रखा है 4.7 इंटू 10 की पावर 9। जरा कैलकुलेट करना। हाँ ऐसे ही आएगा। ठीक है चिंता मत। ठीक है
अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब एक क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर हम आएंगे क्यू वैल्यू वगैरह पर। लिखो जरा, अब ये वाला आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। लिखो, सैंपल विथ हाफ लाइफ कैपिटल टी, सैंपल नहीं अंकल चाय तो लाई दो, सैंपल विथ हाफ लाइफ कैपिटल टी is produced in reactor, is produced in reactor at constant rate P। एक सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ कैपिटल टी है और वो रिएक्टर में बन रहा है एट व्हाट कांस्टेंट रेट P, ठीक है, इतनी बात। ड्यूरिंग ईच डीके एनर्जी रिलीज्ड इज E नॉट, एनर्जी रिलीज्ड इज E नॉट। हर डीके में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? E नॉट रिलीज हो रही है। इफ प्रोडक्शन ऑफ सैंपल is started at time 0, if production of sample is started at time 0, calculate total energy released up to time t। कितनी एनर्जी रिलीज हुई अप टू टाइम t? करना चाहोगे? करना चाहोगे? करो जरा इसे। हमने क्या पूछा गया है कि एक डीके के दौरान एनर्जी रिलीज होती है E नॉट, ठीक है, इतनी बात। तो जब क्या कहते हैं कितने डीके हो जाएं टाइम टी में, जितने भी डीके हुए टाइम टी में टोटल डीकेज इनटू व्हाट E नॉट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो टाइम टी में पहले टोटल डीके निकालो, ठीक है, कैसे निकलेगा आप जरा देखो। हमारे पास क्या है, कोई सैंपल था, लेट इट बी x, ये बन किस रेट से रहा है? P से, और डीके कैसे कर रहा है? लैम्डा इसका डीके कांस्टेंट, यही कहानी है हमारे पास। तो इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन dn बाय, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, dn बाय dt इज इक्वल टू p माइनस लैम्डा n। कोई दिक्कत है इसमें भाई? कोई इशू नहीं है, ठीक है, इतनी बात। अब आप एक काम करो, हमें हाफ लाइफ दे रखा, कितना दे रखा है? मुझे लैम्डा पता है, इसका मतलब ना बाद में डाल लूंगा वैल्यू, ठीक है। चलो, तो क्या आ गया? ये सवाल है जो हमने पहले करा था अभी थोड़ी देर पहले। यहां से क्या आ गया? E बाय लैम्डा, ठीक है, इतनी बात, 1 माइनस E की पावर माइनस लैम्डा टी, ये आ गया। तो किसी भी समय पे हमारे पास क्या हो गया? इतने n हो गए। अब एक चीज और, एक मोमेंट में कितने डीके करेंगे? dn बाई dt। पर सेकंड कितने डीके करेंगे? dn बाय, अगर मैं इसी को डिफरेंशिएट करूं तो नंबर ऑफ डीकेज आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है, या लैम्डा इंटू एन करूं वही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो हमारे पास क्या आ गया? लैम्डा इंटू एन इज व्हाट? माइनस dn बाय dt। यस और नो? अरे हाँ या ना? ठीक है, तो लैम्डा इंटू एन हमारे पास क्या आ गया? dn बाई dt। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन को डाल दो p माइनस, सॉरी रुक जा गलती हो गई, p 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो, माइनस dn इज इक्वल टू p 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा t इंटू dt। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इतनी बात, 0 टू t, कहां से कहां तक? 0 से t। तो यहां पर मुझे क्या मिलेंगे? नंबर ऑफ डीकेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे?
मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? नंबर ऑफ डीकेज मिलते हैं, तो इससे मुझे क्या मिल गया? नंबर ऑफ डीकेज मिल गए। अब एक डीके में कितनी एनर्जी? ई नॉट। तो जो भी ये आएगा उसी को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? ई नॉट से। मेरा आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात खत्म, इतनी सी बात करनी थी। कितना हो जाएगा जरा देखो, 1 का क्या आ जाएगा? टी। जरा देखो क्या आने वाला है, थोड़ा छोटा कर लें इसे। नंबर ऑफ डीकेज आ गए, मान लो नंबर ऑफ डीकेज एन नॉट हो गए। कितना आ गया? पी, यहां पर कितना आएगा? टी, फर्स्ट का इंटीग्रेशन। ई की पावर माइनस लेमडा टी का क्या आएगा? ई की पावर माइनस लेमडा टी अपॉन माइनस लेमडा। और ई की पावर माइनस लेमडा टी में आप एक बार टी डालोगे तो ई की पावर माइनस लेमडा टी माइनस 1, यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? अब जरा देखो, एन नॉट आ गया हमारे पास, पी टी प्लस 1 बाय लेमडा ई की पावर माइनस लेमडा टी माइनस 1 बाय लेमडा। ये आ गया हमारे पास, आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप? किससे? ई नॉट से। आंसर आ गया आपके। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है आपने। क्या ध्यान में रखनी है? कि भाई लेमडा की वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको किसके टर्म्स में? टी हाफ के टर्म्स में। ठीक है, अब आ जाओ मेन काम पे। लिखो न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस। लिखो जरा, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, in nuclear reactions following conservation laws are obeyed. Following conservation laws are obeyed. पहला, conservation of charge, conservation of number of nucleus, conservation of number of nucleus, conservation of energy, conservation of linear momentum, and conservation of spin angular momentum. अब देखो भाई, अब होता क्या है न्यूक्लियर रिएक्शन में? हमारे पास I, that is incoming particle, plus T, that is target nucleus sample, ठीक है। इनकमिंग पार्टिकल्स कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके आते हैं। टारगेट न्यूक्लियस सैंपल, अभी तक हमने जितना भी 11-12 में पढ़ा उसमें सब में क्या होता है? रेस्ट पे होता है। लेकिन इस साल पेपर में टारगेट न्यूक्लियस सैंपल भी क्या कर रहा था? चल रहा था एडवांस में। ठीक है, इतनी बात। तो अगर हम थियरी तो देंगे किसके हिसाब से? रेस्ट वाले के हिसाब से। जब अगर सवाल में कहीं ये चल रहा होगा तो हम देख लेंगे भाई, तब उसी तरीके से कंजर्वेशन लॉज लगाएंगे। ठीक है, अब टारगेट सैंपल है और ये कैसा ले लिया मैंने? रेस्ट पे ले लिया। ठीक है, जब ये इससे टकराएगा, ठीक है, इतनी बात, तो हमारे पास बीच में C बना, विच इज कंपाउंड अनस्टेबल सैंपल, कंपाउंड अनस्टेबल सैंपल। इसके बाद हमारे पास क्या आया? ये अनस्टेबल था तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें? P, दैट इज प्रोडक्ट। अब ये स्टेबल हो रहे हैं भाई,
प्रोडक्ट स्टेबल सैंपल प्लस ओ आउटगोइंग रेडिएशन, और एक और चीज एनर्जी रिलीज्ड, और क्या होगा, एनर्जी रिलीज। चलो इतना लिखो पहले। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है अपने पास, लिखो when stable product is obtained, energy may be released, एनर्जी में भी रिलीज। मैंने मे वर्ड यूज करा, मैंने ये नहीं कहा हमेशा होगा, ठीक है इतनी बात, क्योंकि रिएक्शन हमारा एक्सोअर्जिक भी हो सकता है, एंडोअर्जिक भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी में बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, दोनों चीजें हो सकती हैं। दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज क्यू वैल्यू, दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्यू वैल्यू ऑफ रिएक्शन। अब क्यू वैल्यू होता क्या एक्चुअल में, क्यू वैल्यू मतलब अलग से कोई एनर्जी नहीं निकलती है। क्या होता है, जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास है, इसके पास है, और इनिशियली रिएक्टेंट्स के पास थी, उसी का डिफरेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्यू वैल्यू। तो लिखो क्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग रेडिएशन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल्स, क्योंकि टारगेट को हमने क्या ले रखा है, रेस्ट पे ले रखा है। अदरवाइज यहां पर क्या हो जाता, टारगेट की काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, हाँ या ना भाई, ये दोनों प्लस में और उधर वो दोनों उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है इतनी बात, क्लियर इतनी बात। तो क्यू वैल्यू को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो लिखो जरा, क्यू वैल्यू कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यही लिखा है हमने। बस हमने जो रिएक्शन ली उसमें टारगेट क्या था, रेस्ट पे था, अदरवाइज तो सारी चीजें ठीक है। अब एक और चीज भाई, अब एक और काम कर सकते हो आप, अब देखो भाई, हम क्यू वैल्यू को ऐसे भी निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, एनर्जी ऑफ आई इज इसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो कितना हो गया, एम आई इंटू सी स्क्वायर प्लस के आई, हाँ या ना। इसी तरीके से ई टारगेट इज टारगेट की रेस्ट मास एनर्जी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ई प्रोडक्ट इज रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी। ई आउटगोइंग रेडिएशन ऐसा भी कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। अब मैंने एनर्जी कंजर्वेशन तो बताया ही आपको कि एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या होगी, बराबर होगी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो मैं क्या कर सकता हूं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। दैट इज ई आई प्लस ई टी इज इक्वल टू ई पी प्लस ई ओ। ऐसा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो भाई। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या आता है,
ऐसा है या नहीं है? आपको एक चीज और, फिर नेट चला जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 10-15 मिनट, उसको हटा लेना। मेरा लेक्चर बंद हो जाएगा, मुझे फिर एक आदमी बुलाना पड़ेगा ऊपर से। 2 मिनट रुक जाओ बस। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, मुझे क्या पढ़ाया गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज व्हाट, क्यू वैल्यू। मैं क्यू वैल्यू को दूसरी डेफिनेशन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या आ रहा है, अगर मैं इसको उधर भेज दूं और बाकी मासेस को उधर ले आऊं, तो एम आई प्लस एम टी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस एम पी प्लस एम ओ इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू के पी प्लस के ओ माइनस के आई। निकम्मो जरा देखो एक क्यू वैल्यू के बराबर है या नहीं है, हाँ या ना। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर इज आल्सो व्हाट, क्या कहते हैं, क्यू वैल्यू। नोट करो इसे। और अगर रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी। रिएक्टेंट का मास अगर प्रोडक्ट से ज्यादा होगा तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, मतलब एक्सोअर्जिक रिएक्शन, और कम होगा तो एंडोअर्जिक रिएक्शन। नोट करो भाई से। अब एक चीज देखो यार, क्वेश्चन कर लेते हैं एक आधा। अब देखो यार, तो हमने क्या कहा, क्यू वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू सी स्क्वायर, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो अ रिएक्टर डेवलपिंग एनर्जी एट रेट 32 मेगावाट, मतलब कितनी एनर्जी डेवलप कर रहा है, 32 मेगावाट, ठीक है, इतनी बात। हाउ मेनी kg of uranium 235, how many kg of uranium 235 ठीक है would be used, नहीं, how many kg of uranium 235 undergo fission per second assuming average energy released per fission 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लिखो एवोगैड्रो नंबर 6 × 10⁻23 दे रखा है डाटा में, ठीक है, मतलब 6.023 ना कह करके क्या कह रहा है, 6 × 10⁻23 एंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता ही है 1.6 × 10⁻13 जूल, हाँ या ना। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻13 जूल। करना चाहोगे, चलो देखो भाई, हमारे पास क्या है, कितने मेगावाट का रिएक्टर था, 32, है ना। तो पावर ऑफ रिएक्टर इज 3.2 इंटू 10⁻7 जूल्स पर सेकेंड, ऐसा ही है या नहीं, हाँ या ना। 32 मेगावाट मतलब 32 × 10⁻6, ठीक है, तो 3.2 कर दिया। अच्छा एक चीज और, उसने एक और बात बताई हमें कि एक फिशन में, ठीक, इतनी बात, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो पहले इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कन्वर्ट कर लूं, ज्यादा बेटर है। तो इसको अगर आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हो तो इसे आप डिवाइड करो किससे, 1.6 × 10⁻13 से। क्या चीज, उसको जूल्स में कर लें, फिर वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करा, ठीक है, ज्यादा बेटर है। तो अब पावर इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स कितना हो गया जरा बताना, 3.2 × 10⁻7 अपॉन
1.6 इंटू 10 की पावर -13, कितना आ गया ये आ गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना। तो आंसर भी किसमें आया, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, जरा देखना। हाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, क्योंकि यहाँ पर 19 रखता तो किसमें आता, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, कितना आ गया 2 इंटू 10 की पावर 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड। ये आ गया हमारे पास, इतनी पावर आ गई। एक सेकंड में इतनी पावर रिएक्टर एमिट कर रहा है। अब उसने क्या कहा, एक फिशन में कितनी पावर हो रही है, 200। तो नंबर ऑफ फिशन पर सेकंड इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 200। हाँ या ना, कितना हो गया 10 की पावर 18। इतने फिशन पर सेकंड हो रहे हैं। अब इतने फिशन पर सेकंड हो रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। तो इतने यूरेनियम के एटम यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। तो इतने यूरेनियम के एटम यूटिलाइज हो रहे हैं। तो अब मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूं यूरेनियम के, कितना हो जाएगा 10 की पावर 18 अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दिस वुड बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरेनियम एटम यूटिलाइज्ड। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इज 10 की पावर 18 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इतनी बात। दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ या ना, मास इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कौन सा था यूरेनियम, 235 या 238? 235। सॉल्व कर लो, मास आ गया ग्राम में, आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, इतनी बात। आगे देखो भाई, अब देखो भाई, लिखो जरा, एक और क्वेश्चन लिखो। इन अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन, in a process of nuclear fission, of 1 gram uranium, mass lost is 0.92 milligram. Mass lost is 0.92 milligram. ठीक है, the efficiency of powerhouse is 10%. Efficiency of powerhouse is 10%. To obtain 400 megawatt power, to obtain 400 megawatt power, how much uranium will be required per hour? How much uranium will be required per hour? करना चाहोगे भाई, मतलब कितना यूरेनियम एक घंटे में चाहिए ऐसे पावर हाउस के लिए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, नॉन मेड में ज्यादा आते हैं, मेडिकल में थोड़ा सा छोटा होता है सवाल, बस और कोई अंतर नहीं है। आप सबसे पहले देखो कितने मेगावाट का पावर हाउस है, 400। ठीक है, इतनी बात। और कितनी देर के लिए चलाना है उसे, एक घंटे के लिए। तो 400 मेगावाट इंटू एक घंटा कर दो, आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी। हाँ या ना, और वो एनर्जी जितना प्रोड्यूस कर रहा है उसका 10% है। ठीक है, इतनी बात। तो वो भी लिखो, तो उतनी पावर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मास लॉस्ट। और कर दो अब जरा, देखो भाई, पावर है कितनी, 400 मेगावाट वाला है, 400 इंटू 10 की पावर 6। एक घंटे में एनर्जी 400 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 3600। हाँ या ना, कितना आ जाएगा जरा देखो कैलकुलेट करके, कितना कह रहा है, मेरी किताब में 10 की पावर 10 दे रखा है, तो देख। ठीक है, इतनी बात, जूल्स इतना आ गया। ठीक है, इतनी बात। ये 10% था जो प्रोड्यूस हो रहा था उसका। तो पहले हम प्रोड्यूस कितना है, 100/10 से मल्टीप्लाई कर दें इसे। तो 100/10 से मतलब 10 से और मल्टीप्लाई हो गया। तो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, ई टोटल इज
144 इंटू 10 की पावर 11 जूल हो गया, हाँ या ना? अरे 10% ही था, दे रखा रिएक्टर की एफिशिएंसी 10% है। अब उसने क्या दिया कि इतनी एनर्जी, ठीक है, 1 घंटे में जो प्रोड्यूस हो रही है वो मास ऑफ यूरेनियम लूज करने पे ही हुआ होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो डेल्टा mc² जितना मास ऑफ यूरेनियम लूज हुआ, हाँ या ना? यहां से डेल्टा m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो कितना हो गया? जरा देखना कितना आया। 9 से कटता है, कटता है ना शायद ये। 16 कितना आ गया? 16 इंटू 10 की पावर -5, हाँ या ना? यानी कि 1.6 इंटू 10 की पावर -1.6 मत करना, रुक जा, गलती हो गई। 160 इंटू 10 की पावर -6, हाँ या ना? कितना हो गया? 160 मिलीग्राम और 160 मिलीग्राम हो गया कि नहीं हो गया? ये आ गया। इतना मास 1 घंटे में क्या करा यूरेनियम ने? लूज करा, ठीक है। इतनी बात। उसने एक और बात बोली कि 1 ग्राम 0.92 मिलीग्राम लूज करता है। तो इतना कितने लोगों ने, कितने केजी ने लूज करा होगा, कितने ग्राम ने लूज करा होगा? अब तो यूनिटरी मेथड आ गया भाई। 1 ग्राम गिव्स हाउ मच मास लॉस्ट? 0.92 मिलीग्राम, ठीक है। इतनी बात। तो इतना मिलीग्राम किसने लूज करा होगा, जल्दी बताओ कितना? 174, डिवाइड कर दें इसे, ठीक है। इतनी बात। तो कितना आ गया? मास ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड इज 160 अपॉन 0.92। सॉल्व करो, देखो जरा कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? 174 मिलीग्राम। इतना यूरेनियम चाहिए हमें, ठीक है। इतनी बात, नोट करो इसे, ठीक है। इतनी बात। मिलीग्राम या ग्राम? गलत नहीं हो रहा है? अच्छा, ग्राम में आएगा ना, क्योंकि ये क्या था, 1 ग्राम ने इतना लूज करा था। ये किस में आएगा बेटा? ग्राम, हाँ, ठीक है। ये क्या आएगा? ग्राम, ठीक है। हो गया भाई, क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक बचता है भाई हमारे पास, लिखो जरा। मोड्स ऑफ डीके, नोट कर लिए? मोड्स ऑफ डीके ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल, मोड्स ऑफ डीके फॉर रेडियोएक्टिव सैंपल। हमें 3 डीके पढ़ने होते हैं भाई, एक अल्फा डीके, एक बीटा डीके और एक गामा डीके। तो सबसे पहले लिखो जरा, अनस्टेबल न्यूक्लियस to attain stability, unstable nucleus to attain stability undergoes different modes of decay, ठीक है। पहला लिखो अल्फा डीके, ठीक है। कल स्टार्ट करेंगे इसे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, और कल ही शायद खत्म भी हो जाए, तो फिर हम